जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज हम बात करेंगे G7 कंट्रीज़ के बारे में, जिसका 48th समिट 48वां शिखर सम्मेलन हाल फिलहाल में ही जर्मनी में हुआ है, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए डिटेल से जानते हैं G7 कंट्रीज़ क्या हैं और G7 का जो 48वां समिट जर्मनी में हुआ है वहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो देखिए, G7 कंट्रीज, 7 से जैसे पता चल रहा है 7, तो ये 7 देशों का एक ग्रुप है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से वो देश हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद दिखेगा आपको फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। इसके साथ, इन 7 देशों के साथ साथ इसमें यूरोपियन यूनियन को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये 7 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को सम्मिलित रूप से जो ग्रुप है उसे कहा जाता है G7। चलिए इन देशों को हम मैप पर देखने की कोशिश करते हैं। तो मैप पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अमेरिका, ये देश दिख रहा है आपको कनाडा, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंग्लैंड या ब्रिटेन, ये है फ्रांस, ये है इटली, ये है जर्मनी, यहाँ पे है जापान, और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। तो ये फ्रांस की टेरिटरी है जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। इस देश का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे फ्रांस का एक सैटेलाइट प्रशिक्षण करने वाला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है, जिसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। तो डॉट यहाँ पे इसलिए है, ये देश अलग से G7 का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये फ्रांस की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे इसको भी मार्क किया गया है। कौन कौन से 7 देश यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ये जर्मनी। यूरोप के कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, 4 देश हैं। एक एशिया का देश है जिसका नाम है जापान। ये सारे देश प्लस जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है यूरोपियन यूनियन भी इस ग्रुप का हिस्सा है। तो इस तरह से G7 बन जाता है। G7 द ग्रुप ऑफ 7 इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम। कैसा संघ है ये, अंतरराष्ट्रीय सरकारों का एक राजनीतिक संघ है। G7 कौन कौन से देश मैंने आपको बताया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। आप इन्हें 4-5 बार दोहराएंगे तो आपके याद हो जाएंगे। इन एडिशन इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसका नॉन इमर्टेटेड मेंबर है। ठीक है। G7 का 48वां समिट जो हुआ है 2022 में जून के महीने में जर्मनी में हुआ है। जो ये G7 का जो ग्रुप है ये क्यों बना, ये 7 देशों में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो ये जो G7 वाले देश हैं ये दुनिया के सबसे एडवांस इकोनॉमी वाले देश हैं। एडवांस इकोनॉमी का मतलब है बड़ी इकोनॉमी से नहीं है, एडवांस इकोनॉमी का मतलब है IMF एडवांस इकोनॉमी। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1945 में बनाई गई थी IMF। तो IMF के अंतर्गत जो देश आते हैं, कुल मिला के 186 देश IMF के अंतर्गत आते हैं। उन 186 देशों में से कुछ एडवांस इकोनॉमी हैं। कौन कौन से वो देश हैं एडवांस इकोनॉमी, वही 7 देश हैं जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि चाइना भी एडवांस इकोनॉमी है, चाइना को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। तो चाइना की अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है, लेकिन वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, इनकम पर कैपिटा जो है वो काफ़ी कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए वो एडवांस इकोनॉमी नहीं है। एडवांस इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे इनकम पर कैपिटा भी अच्छी हो, रहने के संसाधन अच्छे हों, अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हो, और हैप्पी इंडेक्स भी अच्छा हो, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। जिसमें चाइना जो फेल हो जाता है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए वो एडवांस इकोनॉमी में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस इकोनॉमी। जो G7 वाले देश हैं, जब हमने बात करी थी ब्रिक्स की तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इमर्जिंग इकोनॉमी वो होती हैं जो धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रही हैं लेकिन अभी एडवांस नहीं हुई हैं। तो आपको इमर्जिंग इकोनॉमी वाले में जो ब्रिक्स है उसमें आपको चाइना मिलेगा, भारत भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा और ब्राज़ील भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो सारे देश नहीं मिलेंगे। ये एडवांस इकोनॉमीज़ वाले देशों का एक समूह है G7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। The group is officially organized around shared values of pluralism and representative government। ये जो ग्रुप बनाया गया है, एक दूसरे की सरकारें जो है इसमें अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। एज ऑफ 2020 द कलेक्टिव ग्रुप अकाउंट, ये जो मैंने आपको बताया 7 देश, अब ये 7 देशों के कुल मिला के
दुनिया की जितनी भी नेट वर्थ है, टोटल इनकम है, टोटल वेल्थ है, उसका 50% केवल इन 7 देशों से ही आता है। ऐसा 2020 के ये आंकड़े हैं। दुनिया की टोटल वेल्थ का, टोटल कमाई का 50% हिस्सा केवल इन 7 देशों में ही है। 32 to 46% ऑफ ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो दुनिया की पूरी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में जीडीपी को, तो दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 32 से 46% केवल इन 7 देशों में ही है। ये 7 देश एडवांस इकोनॉमी हैं। और दुनिया के टोटल जितने भी लोग हैं उसमें से 10% पॉपुलेशन इन 7 देशों में ही रहती है। तो इससे हमारे समझ में आ रहा है कि इन देशों में जनसंख्या कम है, जीडीपी अच्छी है, नेट वेल्थ भी अच्छी है और जनसंख्या कम है। केवल 10% लोग ही टोटल दुनिया की आबादी का यहाँ पे रहते हैं। मेंबर आर ग्रेट पावर इन ग्लोबल अफेयर्स, दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उनमें ये सातों के सातों देश की काफ़ी पावर है, पावरफुल देश हैं। मेंटेन म्यूचुअली क्लोज पॉलिटिक्स, एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअली आपसी समझौते के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनकी काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कानून के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, धर्म, कल्चर और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भी ये जो है सारे के सारे देश जो है वो एक ग्रेट पावर के रूप में जाने जाते हैं। कौन से 7 देश? जो G7 के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉम 2022 जर्मनी हैज़ टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द G7। G7 का कहीं पे हेडक्वार्टर नहीं है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हर साल बदलता रहता है। जैसे कि 2022 में जर्मनी ने इसका अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है, अध्यक्ष बन गया है। किसके बाद? इससे पहले यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था, अब जर्मनी हो गया है। अगले साल जर्मनी के बाद कोई और देश इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहीं पे नहीं है, एनुअली इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। रिसेंटली द 48th समिट, G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है वो हुआ ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर नहीं हुआ, माई मिस्टेक। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है जर्मनी के अंदर, ब्राज़ील तो इसमें है ही नहीं, जर्मनी के अंदर हुआ है। वहाँ पे 7 देशों ने तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इन 7 देशों के अलावा एक तरह से गेस्ट नेशन के रूप में कुछ देशों को बुलाया गया था। उन देशों में कौन कौन से थे? अर्जेंटीना था, भारत था, इंडोनेशिया था, सेनेगल था और साउथ अफ्रीका था। इन 5 देशों को मेहमान राष्ट्र के रूप में, गेस्ट नेशन के रूप में G7 समिट में बुलाया गया। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेनेगल जो देश है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है। तो इन जब 5 देशों को, इन 7 G7 के 7 देश प्लस इन 5 देशों को जब बुलाया गया तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया होगा? क्योंकि इसमें राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करते हैं और भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस 48th G7 समिट में भाग लेने के लिए जर्मनी गए थे। और क्या बात करी उन्होंने बात करी मार्केट फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इन द कंट्री। भारत में जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेके मार्केट उभर रहा है, उस मार्केट के बारे में, उस मार्केट में निवेश कीजिए और उस मार्केट को समझिए। ये बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में रखी थी। ये मैंने आपको बता दिया। जर्मनी होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 नेशन इन 2022। अब इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हमने जो अब तक समझा, G7 देश क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म इन 1975। 1975 में बनाई गई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द ब्लॉक मीट्स एनुअली, साल में एक बार ये 7 देश मिलते हैं। किस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए? डिस्कस इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो मुख्य कॉमन इंटरेस्ट के विषय हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में और ऊर्जा की जो नीतियां बनाई जा रही हैं उस विषय के बारे में ये सारे के सारे देश साल में एक बार मिलते हैं G7 वाले। कौन कौन से देश हैं मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। यूनाइटेड किंगडम जो कि यूरोप का देश है, कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, फ्रांस अगेन यूरोप का देश है, जर्मनी अगेन यूरोप का देश है, इटली यूरोप का देश है, जापान एशिया का देश है और USA अमेरिका जो है वो कहाँ का देश है? वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ये सारे के सारे G7 वाले जो देश हैं, एक ग्रुप है G20 भी ग्रुप ऑफ 20 है, जिसके विषय में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो G7 के सारे देश जो हैं वो G20 का भी हिस्सा हैं।
ये आपको समझना है कि G20 जो ग्रुप है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, G20 में 7 देश भी आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी G20 में आता है, ये आपको पता होगा। G7 डज नॉट हैव ए फॉर्मल चार्टर और ए सेक्रेटरिएट। G7 का कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई क्या बोलते हैं मुख्यालय नहीं है। ये इसका जो सेक्रेटरिएट है वो हर साल चेंज होता रहता है। द प्रेसिडेंसी विच रोटेट अमंग मेंबर कंट्रीज ईच ईयर इज इन चार्ज ऑफ द सेटिंग द एजेंडा। जो प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है एक देश से दूसरे देश में, वही देश जो होता है इसका इंचार्ज बन जाता है, वही एजेंडा को डिसाइड करता है कि किस एजेंडा पे बात की जाएगी आने वाले समिट में। मैंने आपको बताया G7 में ये देश आ रहे हैं, G20 में इतने सारे देश आ रहे हैं, तो G7 के सारे देश G20 में आते ही हैं। G20 में आपको भारत मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक दिख रहा है आपको G8 क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ 8। एक ग्रुप ऑफ 8 पहले हुआ करता था, अभी G8 नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। चलिए हम G8 के बारे में भी जानते हैं। द ग्रुप ऑफ 8 वाज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम फ्रॉम 1997 अंटिल 2014। जो ग्रुप ऑफ 7 था, ग्रुप ऑफ 7 में ही 1997 में रूस को सम्मिलित कर लिया गया। रूस को सम्मिलित करने के बाद G7 की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया 1885 में हुई थी, 1985 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1997 में रशिया को इस ग्रुप में सम्मिलित कर लिया गया, तो 7 देशों का ग्रुप बन गया G8 हो गया है अभी। लेकिन क्या हुआ, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तब भी थे, अब भी हैं, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने क्या किया, 2014 में क्रीमिया पर अटैक कर दिया। क्रीमिया क्या चीज़ है? क्रीमिया जो है ब्लैक सी के अंदर एक पेनिनसुला है जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उस यूक्रेन के हिस्से को 2014 में रशिया इन्वेड कर देता है और अपने कब्जे में ले लेता है। तो जब 2014 में ऐसा करता है रशिया, तो सारे G7 के देश उसके खिलाफ एक बहुमत पारित करते हैं और G7 वापस आ जाता है, G8 खत्म हो जाता है, यानी कि G8 से G7 से जैसे भी आप बोले रशिया को बाहर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1997 से 2014 तक G8 जो था वो हमारे सामने था। 2014 के बाद G8 जो है ख़त्म हो गया है। इट हैड फॉर्म्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग द कंट्री ऑफ रशिया इनटू द ग्रुप ऑफ 7। G8 जो था वो ग्रुप ऑफ 7 में रशिया के आने के बाद बना था। एंड रिटर्न टू इस प्रीवियस नेम आफ्टर रशिया वाज रिमूव्ड इन 2014। जब रशिया यहाँ से चला गया तो G8 को वापस G7 बना दिया गया। रशिया क्यों चला गया? उसने जो है क्रीमिया पर, ये क्रीमिया पेनिनसुला आपको दिख रहा है, पेनिनसुला 3 तरफ से पानी से घिरी हुई धरती को पेनिनसुला कहते हैं, तो ये पेनिनसुला है, ये ब्लैक सागर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है। वर्तमान में रशिया और यूक्रेन में एक युद्ध चल रहा है। 2014 में भी हुआ था। इस क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों ले लिया था? इस क्रीमियन पेनिनसुला पर आपको ये दिखा मिलेगा सेवस्टोपोल जो है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित रशिया का एक क्या है, नेवल बेस है। जब 1995 में 1995 में रशिया के टुकड़े हुए, रशिया का विघटन हुआ, तो यूक्रेन रशिया से अलग हो गया, ये वाला हिस्सा चला गया यूक्रेन के पास। लेकिन सेवस्टोपोल को रशिया ने लीज पर ले लिया था यूक्रेन से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नेवल बेस है और इसकी लोकेशन ब्लैक सी में होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये रशिया के लिए। तो सेवस्टोपोल हमेशा ही रशिया का था। हालांकि क्रीमिया भी अब रशिया का हो गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संघ ऐसा नहीं मानता है कि क्रीमिया जो है रशिया का पार्ट है। वो उनका कहना है कि क्रीमिया पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है रशिया ने। आप समझ में आ गया होगा कि क्रीमिया कहाँ पे है। ये ब्लैक सी है, काला सागर है, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश आपको तुर्की दिखेगा, जॉर्जिया दिखेगा, रशिया दिखेगा, यूक्रेन दिखेगा, इधर रोमानिया, बुल्गारिया, इन सारे देशों के बीच में आपको काला सागर मिलेगा। काला सागर में जो ये वाला पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, ये है क्रीमियन पेनिनसुला, और उसके ऊपर ये है सी ऑफ एजोव, और यहाँ पे है किर्च की जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ किर्च, और यहाँ पे आपको दिखा दे रहा सेवस्टोपोल। तो 2014 में इस क्रीमिया को ही रशिया ने इन्वेड कर लिया था, जिसकी वजह से उसको G8 को समाप्त करके फिर से G7 बना दिया गया। G7 समिट जो 2022 में हुआ, उस G7 समिट 2022 में कौन सा समिट हुआ? 48वां समिट हुआ। उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया 4 अदर देशों के साथ। 4 अन्य देश कौन कौन से थे मैं आपको बता चुका हूँ, हैं कि वो एक मेहमान राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हुए थे। G7 लीडर प्रेजेंट्स ए $600 बिलियन प्लान टू कम्पीट विद द चाइनाज BRI इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो रशिया का एक प्लान है BRI,
बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इतना फंड जो है G7 के देशों ने जो है इतने फंड को प्लान किया है कि हम इसके थ्रू जो है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम BRI को काउंटर कर सकें। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर आस्क G7 मेंबर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया डेवलपिंग क्लीन एनर्जी मार्केट। भारत का जो उभरता हुआ क्लीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का, हरित ऊर्जा का जो बाजार है उसमें इन्वेस्ट करिए, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने G7 वाले देशों से बोला है। द 48th G7 समिट वाज हेल्ड बिटवीन 6 जून 2022 से लेकर 28 जून 2022। तारीख इम्पोर्टेंट नहीं है, जून 2022 याद रखिएगा। जगह का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जर्मनी में बावारियन एल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप में पाई जाती है, जिसका कुछ हिस्सा जर्मनी में भी पड़ता है। उसी जगह पे यहाँ पे इसके अगर हम पर्टिकुलर जगह का नाम करें तो इला मऊ है, वहाँ पे जर्मनी में ये समिट हुआ था, 48वां समिट। चलिए जर्मनी के बारे में भी हम जान लेते हैं। जर्मनी एक यूरोप का देश है, आपको पता होगा, ये है जर्मनी। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है एल्प्स। तो एल्प्स का कुछ हिस्सा जो है जर्मनी में भी आता है। जर्मनी से सीमा बनाने वाले देश आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डेनमार्क जर्मनी से सीमा बनाता है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन की दीवार आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसको गिरा दिया गया। तो ये डेनमार्क से सीमा बनाता है। पोलैंड जर्मनी से सीमा बनाता है। चेक रिपब्लिक जर्मनी से सीमा बनाता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी से सीमा बनाता है। स्विट्जरलैंड जर्मनी से सीमा बनाता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है लेंचस्टाइन जो है वो जर्मनी से सीमा नहीं बनाता है। फ्रांस की सीमा भी जर्मनी से टच होती है। लक्जमबर्ग एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा जर्मनी से टच होती है। बेल्जियम की सीमा जर्मनी से टच होती है और नीदरलैंड की सीमा भी जर्मनी से टच होती है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, जो कि यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा है, इतिहास में भी, अभी भी है, काफ़ी बार पूछी जाती है नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। तो जर्मनी से सीमा बनाने वाले देश आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जर्मनी न्यूज़ में है। डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। जर्मनी में ये जो मीटिंग हुई, 48 समिट हुआ, ये बावेरियन एल्प्स जो आपको बताया गया है, ये है बावेरियन एल्प्स, और ये पूरी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और जर्मनी में एक जगह है पर्वत श्रृंखला की, ब्लैक फॉरेस्ट। ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिख रहा है, ये जंगल नहीं है, ये पर्वत है। और इन ब्लैक फॉरेस्ट से ही एक नदी का उदय होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, डैन्यूब रिवर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की। उसका जो उदय होता है वो इसी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज जर्मनी से उदय होता है, डैन्यूब नदी का, और ये जाके ब्लैक सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये है जर्मनी, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ये है बावेरियन एल्प्स, और ये है मुनीच। और इस मुनीच के आसपास वाले क्षेत्र में ही 48वें समिट का जो है किया गया था। G7 का 48वां समिट जो है यहीं पे हुआ था जून 2022 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।